छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के अंतर्गत भारतीय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि आपको जो आप प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए आए हैं, आपको आइडिया है इस बात का कि भारतीय इतिहास को हमने 3 मोटे भागों में बांटा है। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा, जिसका काल 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है, जिसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो 18वीं शताब्दी से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इतिहास मोटे तौर पर माना जाता है। आपने प्रथम अपने वर्ष में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और अब हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है, ये किस प्रकार से डिवीजन हुआ है, फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से आपको बताया जा चुका है। फिर भी जो बच्चे पहली बार इस तरह की चीज से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक तौर पे भारत के इतिहास को जिस धर्म ने या जिस जिस तरह के लोगों ने पूरी तरह से शासित किया है, उन्हीं के आधार पर हमने एक मोटी मोटी अवधारणाएं बना ली है कि भारत के इतिहास में ये परिवर्तन इस काल में आए। तो जो पहली अवधारणा है वो है प्राचीन भारत के इतिहास की, जो कि शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और खत्म होती है पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध तक। तो इसे हम प्राचीन भारत का इतिहास या हिंदू भारत का इतिहास इसलिए कहते हैं कि इस समय जिन शासकों ने भारत पर शासन किया, उनकी विचारधारा, उनका धर्म, उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो संस्कृति और कला के तत्वों में एक प्रकार की समानता थी। और इस समय भी भारत पर शक, हूण और कुषाणों के आक्रमण हुए, लेकिन उन आक्रमणों के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में जो धर्म का, कला का, संस्कृति का और राजनीतिक विचारधारा का तत्व था, वो प्राचीन हिंदू धर्म ही रहा। तो इस तरह से, इस प्रकार से इस समय को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब परिवर्तन क्या आया? 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी को हमने भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों कहा? क्योंकि इस समय भारत में विश्व में इस्लाम का उदय हो चुका था, और जो इस्लाम के उदय के साथ ही जो तुर्क थे, जो अफगान थे, जो पठान थे, और इस प्रकार के जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो चुकी जातियां थी, जो कबीले थे, उन लोगों ने पूरे विश्व पर अपने आक्रमण करने आरंभ कर दिए, और उन्होंने भारत को विजय करने का भी प्रयास किया। और भारत पर इस विजय के प्रयास 11वीं शताब्दी से बहुत पूर्व, यानी जब 6ठी शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तब उसके बाद से ही आरंभ हो गए थे। लेकिन इसके पूर्ण परिणाम, तभी भी हमने उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास तब से नहीं कहा, क्योंकि वो छुटपुट आक्रमण थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को, भारतीय धर्म को, संस्कृति को कोई विशेष प्रभाव नहीं उन पे डाला था। लेकिन 11वीं शताब्दी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के पश्चात, मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात, उसने अपने सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त किया। और भारत पर, इससे पहले गजनी ने भी, महमूद गजनी ने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो यहाँ से बस यहाँ की संपदा लूट कर ले गया था। उसने भारत पर शासन करने का कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में तराइन के युद्ध के पश्चात एक गंभीर प्रयास किया गया भारतीय राजनीति में पकड़ बनाने का, भारतीय राजनीति को आच्छादित करने का, यहाँ पर शासन व्यवस्था कायम करने का। और इसके साथ ही जैसी शासन व्यवस्था आरंभ हुई, वैसे ही कला में, संस्कृति में, धर्म में, विचारधारा में, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और पूरे शासन का, पूरी कला का, पूरे संस्कृति का, और सही पूछा जाए तो पूरे इतिहास का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी कारण से ये सिलसिला जो 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ये 18वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हुआ, तब तक ये चलता रहा। इसलिए इस शासन काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल अक्सर छात्रों के मन में उठता है
कि क्या इस समय सारा का सारा भारतीय शासन इस्लाम धर्म के अधीन हो गया था, या पूरी तरह से हिंदू धर्म या अन्य धर्मों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। भारत में इस समय बहुत सारे ऐसे शासक थे, जैसे राजपूत राजा जो थे, प्रांतीय शासक थे। विजयनगर साम्राज्य था। इसके अतिरिक्त शिवाजी जो थे, उत्तर मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था। तो ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म के तत्व या उस तरह की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई हो। लेकिन जो केंद्रीय भारत था, जिसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो मेन भारत का जो भाग आता है, उस पर मुस्लिम और इस्लामिक शासक और सेना नायकों की प्रधानता थी। इसलिए इस काल को मोटे तौर पर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, और यही आपके आज के सिलेबस का पहला चैप्टर है। जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं या इतिहास को किसी भी तौर पर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जिस काल की हम बात करते हैं, उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, इनके बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास में निरंतरता या सततता का बहुत महत्व होता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम इसको यदि शुरू करें, तो सबसे बड़ी घटना हुई, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का शासन भारत पर था, और हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन तक भारत राजनीतिक रूप से एक महान शक्ति के रूप में पूरे उत्तर भारत में एकता स्थापित रही। 7 से 12वीं शताब्दी में जो था, हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के पश्चात कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जिसने पूरे भारत को एकजुट करके एक छत्र राज्य जिसने किया हो। ऐसे राज्य जो थे वो मौर्य काल, गुप्त काल और आखिर में हर्षवर्धन अंतिम शासक था, जिसने भारत में राजनीतिक शक्ति का एकीकरण करा और ज्यादातर साम्राज्यों को अपने अधीन रखा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे शासकों, छोटे छोटे प्रांतों और प्रांतीय शासकों में बट गया, जैसे रीजनल किंगडम्स कहते हैं, जिसमें उत्तर भारत में पाल वंश, सेन वंश, ये आप देख रहे हैं, पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चौहान प्रमुख थे। और दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य मुख्य तौर पर था। तो इस तरह से जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग था, यदि हम भारत की राजनीतिक रूप से चर्चा करें, तो यह प्रांतीय शासकों का युग था। और इसमें सबसे ये मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले अब हम अगले चैप्टर में मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले आपको बेसिक तौर पे क्या क्या, कब कब क्या क्या हुआ, किस शताब्दी की क्या महत्वपूर्ण घटना थी, मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूर्व की घटनाओं से उसकी निरंतरता बनाते हुए उसे समझना आवश्यक है। तो साउथ में चालुक्य थे, पल्लव थे, चोल थे, विजयनगर साम्राज्य था। ये सब साम्राज्य मुख्य तौर पर 7वीं से 12वीं शताब्दी तक थे। कुछ इतिहासकार इस 7वीं से 12वीं शताब्दी के युग को राजपूत युग भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर शासन जो था वो राजपूतों के हाथ में था, और उन्होंने ही मुख्य जो केंद्र थे सत्ता के, उनकी सत्ता संभाली हुई थी। 1192 में 1192 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इससे पहले की जो घटना थी वो 1191 में हुई थी। तराइन का युद्ध जो था वो भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 यानी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इस्लामिक आतंक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। दूसरा 1192 में, जिसमें पलट के मोहम्मद गौरी ने वापस भारत पर आक्रमण किया था और निर्णायक रूप से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इस 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के वर्ष को भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि इस घटना के बाद भारत में, प्राचीन भारत के इतिहास से हम कहाँ पे आ गए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, हिंदू राजाओं या राजपूत राजाओं का युग, उनकी सत्ता, उनका वैभव
लगभग नष्ट हो गया था। हालाँकि बहुत सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा मध्यकालीन भारत में भी हुए हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मुख्य रूप से जो सत्ता थी, वो मुस्लिम शासकों के पास चली गई थी। और इसी काल को बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक पीरियड यानी इस्लामिक शासन का युग माना जाता है। 12वीं से 15वीं शताब्दी में कौन-कौन से शासक सत्ताधीन थे, इन सब के नाम आप लोगों ने कहीं न कहीं पढ़े होंगे और हम इन सब के बारे में डिटेल में समय-समय पर पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का शासन सबसे पहले 12 से 15वीं शताब्दी में के बीच में कौन-कौन से शासकों ने उत्तर भारत पर राज्य किया? सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद आए खिलजी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी प्रमुख थे। फिर आए तुगलक, जिसमें फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आए लोदीज, जिसमें बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के काल में बाबर ने भारत पर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, उसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के बाद और इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद भारत में मुगल शासन का युग आरंभ हुआ। इस समय साउथ में भी बहुत सारे यानी दक्षिण भारत में भी बहुत सारे प्रांतीय शासक थे, जिसमें विजयनगर, बहमनी साम्राज्य ये दोनों बहुत प्रमुख शासक थे। 1498 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसके बारे में भी हमें मध्यकालीन, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब एक शासन काल से हम दूसरे इतिहास के पन्ने की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हम प्राचीन से मध्यकाल की तरफ बढ़े, तो बीच की कुछ घटनाएं भी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि राजपूत युग के समय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। गजनी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, लेकिन इन आक्रमणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पड़ा किसका प्रभाव? मोहम्मद गौरी ने जब निर्णायक रूप से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसी तरह जब हम मुस्लिम युग की या मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें आधुनिक भारत के तत्व भी अब देखने को मिलते हैं, यानी विदेशी शक्तियां मुस्लिम के शासकों के अलावा पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन लोगों ने भी भारत में व्यापारिक संबंधों के बहाने आना आरंभ कर दिया था और धीरे धीरे भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ स्थापित करनी आरंभ कर दी थी। जब तक हमारे पास केंद्रीय शक्तिशाली रही और स्ट्रांग रही, तब तक ये भारत पे कुछ नहीं कर पाए और जैसे ही वो शक्ति क्षीण हुई, तो इन्होंने भारत पर अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया। तो 1498 में की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो वास्को डिगामा था, वो कालीकट के बंदरगाह पर आया और उसने भारत में व्यापार के लिए एक नए मार्ग की खोज की। 1526 में इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही थी और 16 से 18वीं शताब्दी को मुगल साम्राज्य का युग कहते हैं। अब कौन कौन से सुल्तान, कौन कौन से शासक 12वीं से 15वीं शताब्दी तक हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, गुलाम वंश, जिसे अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके काल की प्रमुख घटना थी कुतुब मीनार, जो जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराना शुरू किया था और उसको पूरा उसके सक्सेसर, उसके अग्रगामी इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। वो भारत का पहला गुलाम वंश का शासक था, जिसने अपने नाम से शासन भारत पर स्थापित किया। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और भी कई अन्य इमारतों की वो की। गुलाम वंश के और भी कई शासक थे, जिनके बारे में हम समय समय पर पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक उनका पहला शासक था और प्रमुख। खिलजी जो वंश था, वो गुलाम वंश के बाद आया और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और उस काल का, उस वंश का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शासक, जिसका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता की पकड़ स्थापित की और जिन राजपूत राजा जो जो उस समय बहुत शक्तिशाली थे, उनको पूरी तरह से हराकर पूरे भारत में अपने शासन की स्थापना की। खिलजीज के बाद आते हैं तुगलक। तुगलक में फिरोज शाह तुगलक जो था,
वो अपने निर्माण कार्यों के लिए और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। पर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक, जो सबसे चर्चित शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास में एक सनकी, पागल या कई लोग अदूरदर्शी या कई लोग समय से आगे सोचने वाला शासक कहते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। फिर आए लोदीज। लोदी में सबसे प्रमुख शासक जो था, इसके संस्थापक तो बहलोल लोदी था, प्रमुख शासक था इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी के काल में ही बाबर भारत में आया था। और उसके बाद, इसके बाद इब्राहिम लोदी के बाद जो दिल्ली सल्तनत का काल है उसे हम खत्म कर मानते हैं, और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का आरंभ हुआ। 16वीं से 18वीं शताब्दी को हम मुगल शासकों का युग कहते हैं। मुगल शासकों का सबसे प्रमुख और प्रथम शासक बाबर था, जिसने 1527 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद बहुत सारे मुगल शासक हुए। वे करीबन 300 सालों तक, लगभग 2.5 से 3 शताब्दियों तक भारत पर मुगल शासक के विभिन्न शासकों का आधिपत्य रहा। प्रमुख मुगल जो शासक थे, उसमें बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी मुगल वंश जो था, 1857 तक, जब तक बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, तब तक कुछ कुछ मुगल साम्राज्य के मुगल शासन के वंशज जो थे वो भारत पर राज्य करते रहे। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का व्यवहारिक रूप से पतन हो चुका था। कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रहा था, सिर्फ नाम मात्र के शासक रहे थे। ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने भारत पर शक्तिशाली रूप से राज्य करने का प्रयास किया हो। तो हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके शासनकाल में भारत में करीबन 2.5 से 3 शताब्दियों तक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन आए। इस शासन में कला के का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने भारत में आना शुरू कर दिया। व्यापार और वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, और इस काल के ये कारण ही मुगल साम्राज्य जो है भारत में इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। अब अकबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाह रही हूँ मैं। अकबर का शासनकाल आप देखिए, लाहौर, जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी भारत की वर्तमान सीमाओं से बाहर, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कंधार का भाग है, वहां से लेके ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत पर अकबर का शासनकाल था, जिसमें कांगड़ा, कंधार, कूच बिहार, कच्छ, मेवाड़, अहमदनगर और बहुत सारी प्रांत शामिल थे। ये भारतीय इतिहासकारों में सबसे महान माना जाता है। इसने केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की, एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की, वित्तीय प्रणाली की, जो कि केंद्रीयकृत थी। इसने दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया। इसने राजस्व और जो कर एकत्रित करने की प्रणाली थी उसको व्यवस्थित किया। इसके काल में सबसे प्रमुख नवरत्न, जिनके बारे में आप बचपन से ही अकबर, बीरबल, तानसेन और इसके दरबार के 9 बहुत अच्छे दरबारी थे, जिनको नवरत्न कहा जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध थे। और अंतिम जो शासक था वो था औरंगजेब। औरंगजेब अंतिम इस रूप में कि ये अंतिम महान मुगल शासक था। हालांकि औरंगजेब के बाद से लेके बहादुर शाह जफर तक बीच में कई छोटे छोटे मुगल शासक हुए, लेकिन उनका कोई योगदान इतिहास के निर्माण में नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगभग पंगु हो गया था। और ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाला जो आपने मैप देखा था और आपने अकबर का शासन देखा था, और अब आप देखिए औरंगजेब के शासन में ऑलमोस्ट पूरा भारत और उत्तरी भारत में, भारत की सीमाओं से बाहर, अफगानिस्तान, कांधार, ईरान तक भारत का साम्राज्य पहुंच गया था। सबसे अंतिम था, बहुत अच्छा प्रशासक था, लेकिन
वो बहुत कट्टर था और बहुत अधिक इस्लाम को मानने वाला था और कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अब और क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएँ इस समय हुई? इस समय जो हमारा इतिहास जिसको हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इसमें सिख धर्म का विकास हुआ। जैसे जब हम प्राचीन भारत का इतिहास हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बारे में बात की थी। तो इसी तरह की एक महत्वपूर्ण घटना थी सिख धर्म का उदय, जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ था। और जो यूरोपीय शक्तियाँ थी जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांस, इंग्लैंड, जिन्होंने भारत के साथ व्यापार आरंभ किया था, ये व्यापारिक संबंध बनाने के वजह से भारत में आना इनका आरंभ हो गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से धीरे-धीरे मध्यकालीन भारत से हम आधुनिक भारत की ओर गए। कैसे प्राचीन काल में हिंदू शासकों के साथ धीरे-धीरे युद्ध करके मध्यकालीन भारत में इस्लामिक शक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ और मध्यकालीन भारत के अंतिम चरण में जो यूरोपीय शक्तियों ने भारत में प्रवेश किया था, धीरे-धीरे उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और हम फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास की। तो इस तरह से आपने देखा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्या-क्या प्रमुख घटनाएं थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण करना आरंभ किया, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और जिन देशों से ये आक्रमणकारी आए थे, जिसमें फारस, गजनी, गौर और इस फरगना जैसे शासन केंद्र थे, उनकी स्थिति क्या थी? किस प्रकार से किन चीज़ों ने इनको भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया? किन-किन राजाओं ने उनका आक्रमण विफल करने का प्रयास किया? किन-किन ने उनसे लड़ाई करने का प्रयास किया? फिर उसके पश्चात तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे हम पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की। इस जो आपको आज ये चैप्टर दिया है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको ये देखने के बाद व्हाट्सएप पे पोस्ट किए जाएँगे, जिनका जवाब आपको जो आपको ईमेल आईडी दी जाएगी या व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पे देना होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें से आपको जो भी प्रश्न हैं, उनको आप जो व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है इतिहास की व्याख्याता मैं डॉक्टर अनंता माथुर हूँ। मेरे से आप पूछ सकते हैं और इस पे आप चर्चा कर सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तो धन्यवाद।